अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरी लफ्ज़ों की दुनिया में, जहां हर कहानी एक एहसास जगाती है। और आज आप सुनने जा रहे हैं मेरे नावल आओ चांद देखें का एक खास बाब। अगर आपको मेरी तहरीर पसंद आए तो बराह करम वीडियो को लाइक करे, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस जज्बाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। बाब सोम। 7 महीने गुजर गए। कामरान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ। माया भी अब माजी को भुलाने की कोशिश में थी। इन 7 माह में माया में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा हुई थी। दोस्तों और रिश्तेदारों में उसकी इन तब्दीलियों को खासा पसंद नहीं किया जाता था। वो बहुत कम बोलती थी और ज़्यादातर खामोश रहती थी। उसके ख्याल में ज़्यादा बोलना गुनाहों में इजाफ़ा करने के मुतरादिफ था। लोगों से भी मिलना जुलना कम हो गया। कभी कभार वो अक्सा, मजहर, फुरकान और सिदरा के साथ पहले की तरह बात कर लिया करती थी, वरना ज़्यादातर वो खामोश रहना पसंद करती थी। लेकिन घर में किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। माया की इस तब्दीली ने सिदरा और फुरकान को भी मुतासिर किया था। वो दोनों भी अब नमाज के पाबंद हो गए थे। जानते हो अब्दुल्ला, मुझे तन्हाई में वो बहुत याद आती हैं, या ये कह सकते हैं कि वो मुझे अक्सर याद आती हैं। पार्क में उसी जगह जहाँ वो अक्सर बैठकर बातें करते थे बैठे उसने मध्यम आवाज़ में कहा। वो कौन? अब्दुल्ला ने इत्मीनान से पूछा। जुलेखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। अपनी ज़िंदगी के 30 साल उन्होंने गिरिया गुजारी में गुजार दिए। आवाज़ में नमी थी। उन्होंने अपने आंसुओं से अपने दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर लिया। उनके आंसुओं की हया का नमूना थे, जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए बेशकीमती तोहफ़ा साबित हुआ। 30 साल वो इश्क़ मजाजी में रोती रहीं और इश्क़ हकीकी को पा लिया। मैं सोचती हूँ वो 3 साल उन्होंने किस कर्ब और तकलीफ़ से गुजारे होंगे। उनके बारे में जानकर मुझे यकीन हो गया है कि इंसान इश्क़ को नहीं बल्कि इश्क़ इंसान को तलाश करता है। उनकी गिरिया गुजारी याद आती है तो आंखों से आंसू खुद ब खुद टपकने लग जाते हैं। उनकी गिरिया गुजारी में कहे गए वो अल्फाज मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे ठीक से वो अल्फाज याद तो नहीं, लेकिन जिस तकलीफ़ से वो अल्फाज कहे गए थे वो तकलीफ़ मैं हमेशा महसूस करती रहूँगी। अब्दुल्ला ने उसकी बात काटी। तू यकीनन हसीनो जमील होगा, तभी तो तेरे होते हुए यूसुफ ने तमाम हसीनाओं से बेअतनाई बरती। पता नहीं जिस तरह तू यूसुफ को अपनी बंदगी और राज़ो न्याज़ की इजाज़त देता है, क्या दूसरों को भी देता है? अब हर कोई तो यूसुफ की तरह पाक व साफ़ नहीं हुआ करता है ना। क्या गुनाहगारों को भी अपनी बारगाह में कबूल करता है? क्या उनका भी दर्द दिल सुनता है? बेचैनी, इस्तराबी, आंखों में नमी, आंसू, सब कुछ था जो जुलेखा की आवाज़ से छलक रहा था। यूसुफ तो सब पर मेहमान है, क्या तू भी ऐसा ही है? नहीं मालूम तू कौन है और क्या है, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यूसुफ का मबूद यकीनन यकता और बेमिसल होगा। तू यकीनन अजीम बातरीन होगा, वगरना यूसुफ तेरी परस्तिश ना करता। मैंने भी गिरिया किया है, कुछ लम्हे तवक्कुफ़ किया यूसुफ के खुदा के लिए। मैंने भी तेरे लिए गिरिया किया है। माया की आंखों में आंसू तैरने लगे। जुलेखा के ये वही अल्फाज थे जिन्हें याद करते हुए वो अक्सर रोया करती थी, जुलेखा की तकलीफ़ को महसूस करते हुए। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही अल्फाज थे जिनका मैं जिक्र कर रही थी? उसने आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा। मैंने अंदाज़ा लगाया। लो आ गई। फुरकान ने माया को दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए देखकर कहा। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, फुरकान ने सिदरा की बात काटी। जी मैडम, और तुम भी हमारे साथ चल रही हो? लेकिन कहाँ? अंकल इकबाल के घर। क्या? वो चौंकी। मैं नहीं जा रही उनके घर। तुमसे पूछा किसने है? देखो फुरकान, मेरा दिमाग ख़राब ना करो। मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। माया ने सर्द मैरी से कहा। ठीक है, फिर बाबा को खुद ही वजाहत पेश करना। क्या मतलब? बाबा ने कहा है जाने के लिए? जी। माया का मूड ऑफ हो गया। उसके उदास चेहरे को देखकर फुरकान को हंसी आ गई। क्यों तंग कर रहे हो इसे? सिदरा ने फुरकान को डांटते हुए कहा। तुमने इसका चेहरा देखा? वो हंस रहा था। माया हैरान खड़ी इन दोनों को देख रही थी। हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो क्या अंकल इकबाल के घर नहीं जाना? नहीं, सिदरा ने जवाबन कहा। माया ने फुरकान को कच्चा जुबा जाने वाली नज़रों से देखा। क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था, फुरकान ने कंधे उचकाते हुए कहा। अच्छा चलो अब। सिदरा ने दरवाजे से बाहर की तरफ इशारा किया। नहीं रुको, माया ने सिदरा को रोका। क्यों, क्या हुआ? फुरकान ने पूछा। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं जाना, उसने खुफगी से कहा। नहीं, मैं नमाज़ पढ़ूँ फिर चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम नमाज़ पढ़ लो, हम लाउंज में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सिदरा ने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ ठीक है, तुम नमाज़ पढ़ लो, फिर हम चलते हैं अंकल इकबाल के घर। फुरकान ने फिर से माया को छेड़ने की कोशिश की। मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर तुम्हें बताती हूँ, माया ने कहा और कमरे में चली। कैसी लगी? फुरकान ने विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए पूछा। 7 मिनट पहले ही वो रेस्टोरेंट से निकले थे और अब गाड़ी में बैठे थे। फुरकान ड्राइविंग कर रहा था। क्या? सिदरा ने पूछा। आइसक्रीम और क्या? फुरकान ने अपने साथ बैठी माया को देखा और फिर विंड स्क्रीन से बाहर देखने लग गया। वेरी टेस्टी। तुम पहले भी आ चुके हो क्या इस रेस्टोरेंट में? सिदरा ने गर्मजोशी से कहा। हाँ, 1-2 बार। मैंने सोचा आज तुम दोनों को भी ले जाता हूँ।
माया तुम्हें कैसी लगी आइसक्रीम? सिद्रा ने माया को देखा जो गुमसुम बैठी थी। माया, जवाब ना मिलने पर सिद्रा ने उसे झंझोरा। हाँ हाँ, वो घबरा गई। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। आइसक्रीम कैसी लगी? तुम्हारा तो पसंदीदा फ्लेवर था। हाँ अच्छी थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हम दोबारा जाएंगे इसी रेस्टोरेंट में। माया ने चौंक कर फुरकान को देखा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों? वो हैरान हुआ। बस वैसे ही। तुम दोनों ने जाना है हो तो चले जाना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। एक तो इस लड़की के ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते। फुरकान ने बेजार होकर कहा। अपने बारे में क्या ख्याल है? माया ने सर्द महरी से कहा। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। सिद्रा ने लहजे में सख्ती लाते हुए उन्हें रोका। गाड़ी में खामोशी छा गई। आगे का सफ़र खामोशी से तय हुआ। तुम दोनों जाओ, मैं नमाज़ पढ़ कर आता हूँ, फुरकान ने गाड़ी पार करते हुए कहा। वो तीनों अब गाड़ी से बाहर आ चुके थे। माया वो अंदर जा रही थी कि फुरकान ने उसे पीछे से रोका। वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा। सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फुरकान ने शर्मिंदगी का इजहार किया। सेम टू यू, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों का हो गया तो अंदर चलें। सिद्रा ने पहले फुरकान को देखा और फिर माया को। वो दोनों अब अंदर थी। दोनों अपने कमरे में चली गईं। कमरे में आते ही वो बेड से टेक लगाई गहरी सोच में डूब गई। दर्द एक बार फिर ताज़ा हो गया था। आंसू खामोशी से बहकर गर्दन पे जा गिरे। ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ कामरान ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। आज 7 माह बाद वो एक बार फिर उसी तकलीफ से गुजर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने जहन से माजी के तमाम ख्यालात को झटकते हुए गहरी सांस ली। अपना गीला चेहरा साफ किया और वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। असर की नमाज का वक्त था। चादर उतारकर बेड पर रख दी और बाथरूम चली गई। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। मजहर कमरे में दाखिल हुआ कि उसकी नज़र माया के मोबाइल पर पड़ी जो बेड की साइड टेबल पर पड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमक रहा था। माया बाथरूम में थी। मजहर ने फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव की। हेलो माया, दूसरी तरफ कोई मर्द था। माया बाथरूम में है। आप कौन? मजहर ने मदम आवाज़ में कहा। मैं कामरान, माया का दोस्त। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। माया अभी बाथरूम में है, आप बाद में कॉल कर लेना। आप माया के डैड बात कर रहे हैं? जी, मुझे आपसे ही बात करनी थी। मुझसे? मजहर ने चौंक कर कहा। इतने में माया बाथरूम से बाहर आई तो मजहर के हाथ में अपना मोबाइल देकर दम्बा खुद रह गई। मुझसे क्या बात करनी है आपने? ज़रा से फासले पर खड़ी माया के पैरों तले ज़मीन गायब होती नज़र आ रही थी। वह मुश्किल चलते हुए वो मजहर के पास आई। वो मजहर के इतनी करीब खड़ी थी कि दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ बखूबी सुन सकती थी। मैं और माया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। माया के कानों में जैसे किसी ने धमाका किया था। मजहर ने माया की तरफ देखा तो उसने नज़रें झुका ली। लेकिन माया को पता नहीं क्या हो गया है। ठीक से बात ही नहीं करती। आप उसे समझाएं कि होना था जो हो गया, अब भूल जाए सब कुछ। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ना मैं उसे होटल में बुलाता और ना ही हमारे दरमियान वो सब कुछ होता। मैं अभी भी उससे मोहब्बत करता हूँ। आप प्लीज़ उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, मजहर ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। एक बाप के लिए अपनी बेटी से मुतल्लिक ऐसे अल्फाज सुनना बहुत मुश्किल होता है। झटका दोनों को लगा था। माया का पूरा जिस्म खौफ के मारे ठंडा पड़ गया। कौन है ये कामरान? मजहर ने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। माया खामोश थी। वो झूठ नहीं बोल सकती थी और सच बोलने के वो काबिल नहीं रही थी। मैंने पूछा कौन है ये कामरान? मजहर ने अपना सवाल दोहराया। अंदाज बरकरार था। दोस्त है, माया ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। वो नज़रें झुकाए बाप के थप्पड़ या सख्त लहजे के इंतज़ार में थी, लेकिन खिलाफ तवक्का ऐसा कुछ नहीं हुआ। मजहर ने मोबाइल बेड पे पटका और वहाँ से चला गया। माया उसे जाते हुए देखती रह गई। मजहर के जाने के बाद वह दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा बंद करके उसने फ़ौरन से कामरान को कॉल की। हेलो, दूसरी तरफ से कामरान की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया बात करते हुए, माया ने नहायत सर्द महरी से कहा। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? उसने फ़खरिया अंदाज में कहा। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ हमारे दरमियान? कामरान ने ढीठ बनकर मुजाहरा किया। वही जो तुमने बाबा से कहा। वो शदीद गुस्से में थी। अच्छा, वो अगर कुछ नहीं हुआ तो अब कर लेते हैं। माया के हाथों से मोबाइल छूटकर ज़मीन पे जा गया। वो चेहरे पर शर्मिंदगी लिए सख्त खड़ी रही। कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेला गया था। ज़िंदगी एक बार फिर उसी दोराहे पर आ खड़ी हो गई थी। माजी कांटे की तरह दिल में पेवस्त हो रहा था। दुनिया एक बार फिर से जहन्नुम की में तब्दील हो गई थी, जिसकी आग में वो झुलस रही थी। वो अब कामरान को कॉल करने पर पछता रही थी। कामरान, मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ। उसे कामरान से अपनी आखिरी गुफ्तगू याद आई। अच्छा, तो इसीलिए तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। यकीनन कोई और मिल गया होगा। तुम्हारे लिए तो लड़के बदलना ऐसा है जैसे कपड़े बदलना। मेरी बात भी गौर से सुन लो तुम। मैं अभी भी इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर रहा हूँ।
तुमने जो मेरे साथ किया उसका हिसाब तो मैं लेकर रहूँगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारी सारी तस्वीर जो मैंने चुपके से कैप्चर करवाई थी वो अब मैं वायरल कर दूँगा। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करूँगा। तुम कहीं की नहीं रहोगी। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। बेड का सहारा लेते हुए वो घुटनों के बल गिर पड़ी। आंखों से आंसू उमड़ रहे थे। एहसास जुर्म अरूज पर था। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, किसी कोने की तलाश में जहाँ वो छुप जाती और मौत का इंतज़ार करती। उसकी आंखों से आबे नदामत बहते चले गए। सारी रात अब रोक कर गुजरने वाली थी। वैसे तुम कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करोगी? वो बेड पर पेट के बल लेटी यूट्यूब पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से मुतल्लिक वीडियोस देख रही थी जब उसने पूछा। माया खिड़की के पास खड़ी खाली अलजहनी से बाहर देख रही थी। माया जवाब न मिलने पर उसने माया की तरफ देखा। हाँ, वो पलटी। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, उसने कहा और सिद्रा के पास आकर बैठ गई। अच्छा ये देखो, तुम्हारे ख्याल से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी? सिद्रा ने माया को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तस्वीर दिखाई। कब जा रही हो एडमिशन के लिए? कल। मैं अंदर आ सकती हूँ? मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इजाज़त तलब की। जी आ जाएं। सिद्रा उठकर बैठ गई। बेगम साहिबा आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। हम दोनों को? माया ने बेयकीनी से कहा। लेकिन क्यों? जी वो नीचे इकबाल साहब आए हैं। उनकी बीवी और बेटा भी साथ है। क्या नाम था उनका? मुलाजमा सर खुजाते हुए सोचने लगी। अच्छा हम आ रहे हैं, आप जाएं, सिद्रा ने बेख्तियार कहा। क्या नाम था उनका? मुलाजमा बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। ये लोग क्यों आए होंगे? माया ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे क्या पता, और कौन सा पहली बार आए हैं। चलो नीचे चलते हैं। नहीं मैं नहीं जा रही। क्या मतलब नहीं जा रही? अब इसका भी मतलब बताओ, माया ने खौफगी से कहा। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग हर दूसरे दिन हमारे घर क्यों नमूदार हो जाते हैं। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनसे? सिद्रा ने उकता कर पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो। आखिर बुराई क्या है उसमें? हैंडसम है, गुड लुकिंग भी है और तो और तालीम याफ्ता भी है। इसके अलावा अंकल इकबाल और उनकी वाइफ भी अच्छी हैं। आधी से ज़्यादा लड़कियां तो उसकी फ़ैन होंगी। पता नहीं कितनी लड़कियों के रिश्ते आते होंगे उसके लिए। हाँ तो मैं क्या करूँ? माया ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम कुछ ना करो, बैठी रहो यहाँ, मैं जा रही हूँ। सिद्रा ने कदरे खुफगी से कहा। वैसे मैं बता दूँ, अगर तुम नीचे ना आई तो वो ऊपर आ जाएगा। सिद्रा ने उसे आगाह करने के अंदाज में कहा। वो दरवाजे के पास खड़ी उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। माया कशमकश में थी कि वो नीचे जाए या ना जाए। वो रात के वाक़ये के बाद बाप का सामना नहीं करना चाहती थी। तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा सुनो, कुछ याद आने पर उसने कहा। अब क्या है? मेरे बारे में अगर कोई पूछे तो कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो रही हूँ। तो तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है और मैं बस सोने ही लगी हूँ। ठीक है, सिद्रा ने कहा और बाहर निकल गई। माया सोने के लिए लेट गई मगर वो सो ना सकी। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ गई। नीचे क्या हो रहा होगा? बेड पर बैठी वो 5 मिनट तक इसी एक सवाल का जवाब तलाश कर रही थी। तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद सिद्रा माया के कमरे में दाखिल हुई। तब तक वो सो चुकी थी। माया को सोते देखकर वो वापस चली गई। उसके जाने के ठीक 5 मिनट बाद माया की आंख खुली। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने सिद्रा को कॉल की तो खिलाफ तवक्का कॉल रिसीव नहीं की गई। सिद्रा का मोबाइल उसके कमरे में था जबकि वो लॉन्च में बैठी थी। 3-4 मरतबा कॉल करने के बाद माया ने मोबाइल बेड के साइड टेबल पर रख दिया। 5 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सिद्रा का नाम चमक रहा था। माया ने फ़ौरन से कॉल रिसीव की। कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? माया ने धुंधी से कहा। मैं कमरे में नहीं थी, अभी अभी आई हूँ। अभी मेरे कमरे में आ सकती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं पहले भी आई थी लेकिन तुम सो रही थी तो मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा जल्दी आओ। ठीक है। सिद्रा ने फ़ोन बंद कर दिया। वो लोग चले गए। सिद्रा अब माया के कमरे में बैठी थी। हाँ चले गए। तो क्या बात हुई? वो लोग क्यों आए थे? माया को तशवीश लाहिक हुई। तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके गए हैं, सिद्रा ने मुस्कुरा कर कहा। क्या? वो चौंकी। इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हारी मर्जी से ही तो हुआ है ये सब। क्या मतलब? वो भौंच कर रह गई। मेरे अब्बू बता रहे थे, बड़े अब्बू बता रहे थे कि तुमने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। क्या? बाबा ने कहा ये सब? माया ने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सिद्रा को परेशानी लाहक हुई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। माया ने मुस्कुराने की कोशिश की। पक्की बात है ना? सिद्रा को यकीन नहीं आया। हाँ तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो तो इसीलिए तुम नीचे नहीं आ रही थी। हाँ कुछ ऐसा ही, वो बड़बड़ाई। फुरकान ने क्या कहा? वो तो मुझसे भी ज़्यादा शौक है। मुझे कह रहा था कि बाबा ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। अभी कहाँ है वो? बाहर गया है, उसे कुछ काम था, वापस आकर पूछेगा तुमसे। तैयार रहना उसके सवालात के जवाब देने के लिए। सिद्रा कहते हुए बेख्तियार हंसी। अच्छा मैं चलती हूँ, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया है, सिद्रा ने कहा और वहाँ से चली गई। माया तज़ब्ज़ब उससे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे अपने बाप की खामोशी की वजह जानकर हैरत हुई थी। गमज़दा नम आंखों के साथ बैठी वो खुद को कोस रही थी। शिकवा उसे कामरान से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से था। न्यू गर्लफ्रेंड? जफ़र ने कामरान को किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए देखकर कहा। वो फ़ोन बंद कर चुका था।
वैसे उन तस्वीर का क्या बना? कौन सी तस्वीर? कमरान अब किसी दूसरी लड़की को टेक्स्ट करने में मसरूफ़ हो गया। उस लड़की की तस्वीर, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, माया नाम था। अच्छा वो मुझसे डिलीट हो गई, गलती से कुछ और डिलीट करना था और उसकी तस्वीर हो गई। अच्छा तो इसीलिए तूने उसके बाप को वो कहानी सुनाई कि तस्वीर से तो काम बना नहीं, बातों से ही बन जाए, उसने हंसते हुए कहा। हाँ, कामरान ने फ़खरी अंदाज में कहा, शैतानी दिमाग है तेरा। वैसे अब तक तो उसके बाप ने उसे घर से निकाल भी दिया होगा। वो दोनों अब हंस रहे थे। क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। वो दोनों मरी की सड़क पर पैदल चल रहे थे कि हादी को मुस्कुराते हुए देखकर हमजा ने उसके चेहरे पर नमूदार होने वाली मुस्कुराहट की वजह दरियाफ्त की। मेरी शादी की डेट फिक्स्ड हो गई है, हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई? वो चौंका। मुबारक हो। थैंक यू। बाकी सबको पता है? नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा। कब है शादी? इस महीने की 10 तारीख को। वॉट? उसने चौंक कर कहा। मजाक ना कर। मजाक नहीं कर रहा। ये जल्दी नहीं? नहीं। तुम बताओ क्या बना उस लड़की का? कौन? वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अच्छा वो नहीं, अभी तो फ़िलहाल बात ही चल रही है। सेट हो गई तो ठीक है, वरना लड़कियां तो और भी बहुत हैं, हमजा ने फ़खरी अंदाज में कहा। हाँ, तुम्हारे लिए लड़कियों को इम्प्रेस करना कौन सा मुश्किल काम है। तुझे तो इम्प्रेस भी नहीं करना पड़ता, लड़कियां खुद तेरे पास आ जाती हैं। वो अलग बात है कि तू उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता। वो दोनों अब हंस रहे थे। चलें यहाँ से, सर्दी बढ़ गई है। हादी ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू फैलाकर उसे आगे की तरफ खींचते हुए कहा। तुझे पता है एहसन की भी शादी की डेट फिक्स हो गई है? क्या? ये कब हुआ? हादी ने चौंक कर कहा। मुझे भी नहीं पता, अचानक हुआ सब कुछ। लेकिन लड़की उसकी पसंद की है और अगले महीने की 30 तारीख को शादी है। वो तो बड़ा छुपा रिश्ता निकला। हाँ ठीक कहा। दोनों बेख्तियार हंसे। अक्सा किचन में दूध गर्म कर रही थी। माया ने किचन में झांका और माँ को तन्हा देखकर अंदर दाखिल हुई। क्या कर रही हैं? जानबूझकर उसने वो सवाल किया जिसका जवाब वो पहले से ही जानती थी। तुम्हारे बाबा के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अक्सा ने उसे देखे बगैर जवाब दिया। वो खामोश रही, काउंटर के पास खड़ी अपने हाथ मसल रही थी। तुम्हें कुछ काम था? जी। वो चौंकी। हाँ नहीं जी, काम था। दरअसल कोई काम नहीं था। मुझे क्या काम होगा? परेशानी की हालत में वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। दरअसल मुझे कुछ पूछना था। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। हाँ पूछो, अक्सा ने गिलास धोते हुए कहा। वो बाबा ने आपसे मेरे बारे में कोई बात की? बिलाखिर उसने वो पूछा जो वो पूछना चाहती थी। तुम्हारे बारे में? कुछ लम्हे तवक्कुफ़ किया। हाँ, बताया था तुम्हारे बाबा ने कि तुम शादी के लिए मान गई हो। वो गिलास में अब दूध उंडेल रही थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर सिद्रा ने कहा कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर मुझे तसल्ली हो गई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ये फ़ैसला तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। अक्सा ने मुस्कुराते हुए माया को देखा। माया को यकीन हो गया कि अक्सा कामरान के बारे में कुछ नहीं जानती। ये बात उसके लिए तसल्ली बख्श थी, लेकिन एक नई मुसीबत उसके गले का फंदा बनकर सामने आई थी, जिससे वो छुटकारा हासिल करना चाहती थी। वो फ़ौरन से दौड़ती हुई सिद्रा के कमरे में गई। तुम्हारे पास उसका नंबर है? सिद्रा ने कमरे में बैठी अंग्रेज़ी में लिखी किताब का मुताला कर रही थी कि उसने चौंक कर माया को देखा। किसका नंबर? अब वो नाम सोच रही थी। अंकल इकबाल के बेटे का नंबर। बहुत सोचने के बाद उसे नाम याद नहीं आया। सिद्रा बेसाख्ता हंसी। शादी होने वाली है तुम्हारी उससे, और तुम्हें उसका नाम भी नहीं याद? सिद्रा ने तंज़िया अंदाज में कहा। बताओ ना, तुम्हारे पास है उसका नंबर? माया ने बेचारगी से पूछा। नहीं, मेरे पास क्यों होगा उसका नंबर? लेकिन तुम्हारे पास तो था। सिद्रा ने उसे याद दहानी कराई। था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन वो तो अक्सर तुम्हें कॉल करता रहता है। मैं कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती हूँ, और मैंने उसका नंबर भी सेव नहीं किया। माशाल्लाह, उससे मोहब्बत करती है और उसका नंबर भी सेव नहीं किया। वारदात देनी चाहिए तुम्हें। सिद्रा ने तंज किया। तुमसे किसने कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? वो चौंकी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुम मोहब्बत ना करती तो उससे शादी के लिए रजामंदी भी जाहिर ना करती। वो खामोश रही। आज वैसे कॉल नहीं की उसने? नहीं, देखना सोने से पहले कॉल ज़रूर करेगा तुम्हें। फिर भी अगर बेसब्री है तो फुरकान से नंबर ले लूँ, उसके पास ज़रूर होगा। सिद्रा ने उसे छेड़ने की कोशिश की। नहीं, कोई बेसब्री नहीं है, मैं तो बस वैसे ही नंबर मांग रही थी। मैंने सोचा कि सिद्रा ने उसकी बात काटी। बस रहने दो, हमारे सामने तो तुम उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। इनफैक्ट कॉल भी बहुत मुश्किल से रिसीव करती थी। उसने माया को मज़ीद छेड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, कहते हुए वो उठी और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही वो किसी पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चक्कर काटने लग गई। उसकी नज़र मुसलसल मोबाइल की स्क्रीन पर जमी हुई थी। सारी रात वो कॉल का इंतज़ार करती रही, लेकिन कॉल नहीं आई। अब मैं क्या करूं? उसने अब्दुल्ला को हर बात से बाखबर करने के बाद बुझे हुए चेहरे के साथ पूछा। वही जो तुम्हारे बाबा चाहते हैं, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं खुद को किसी के काबिल नहीं समझती। भला एक मर्द ये जानने के बाद किसी ऐसी औरत को क्यों कर कबूल करेगा जिसका माजी उसके दागदार किरदार की गवाही देता हो? तो फिर उसे अपने माजी से खबरदार कर दो, वो खुद ही शादी से इनकार कर देगा।
اور تمہارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ اپنے عیبوں سے خود ہی پردہ ہٹا دوں، تو پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، یقیناً یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کیا کبھی اللہ کو ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، وہ بے اختیار بولی۔ تو پھر جاؤ اور اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی کہ کچھ یاد آنے پر پھر بیٹھ گئی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ کیوں؟ وہ چونکا۔ ویسے ہی اگر کبھی مجھے تم سے ملنا ہوا تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے یہاں تم سے بات کرنے کے لیے کبھی 2 دن، 3 دن، 4 دن اور کبھی تو 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ انتظار تمہارے لیے بہتر ہے، تو کیا تم جان بوجھ کر مجھے انتظار کرواتے ہو؟ مایا نے چونک کر کہا۔ وہ مسکرانے لگ گیا۔ انتظار علم کی مانند ہوتا ہے، یہ انسان میں صبر پیدا کرتا ہے۔ سب کچھ آسانی سے ملنے لگ جائے تو انسان ہر چیز کی قدر و قیمت سے بے خبر رہ جاتا ہے۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مایا جواب کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ افسردگی سے بھری مسکراہٹ کے ساتھ عبداللہ نے کہنا شروع کیا۔ جب دیکھ لیا کہ ہر شخص یہاں حجائی ہے، اس شہر سے دور ایک کٹیا ہم نے بسائی ہے، اس کٹیا کے ماتھے پر لکھوایا ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے۔ مایا نے عبداللہ کو بغیر کسی تاثر کے دیکھا۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ مایا؟ وہ آج بھی چاند کے ساتھ محوے گفتگو تھی کہ ایک آواز پر ٹھٹکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے دروازے پر اقصیٰ کھڑی تھی۔ تم نیچے نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ کمرے میں کھانا لے جاتی ہوں۔ اقصیٰ نے ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ آؤ بیٹھو، اقصیٰ نے اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اقصیٰ نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مایا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے آج تمہارے بابا نے بھی نہیں پوچھا کہ تم کھانے پر کیوں نہیں آئی۔ وہ بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا تمہاری ان سے کسی بات پر بحث ہوئی ہے؟ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو جھوٹ مت بولو، مایا نے اقصیٰ کی بات کاٹی۔ بابا ناراض ہیں مجھ سے۔ کیا؟ وہ چونکی۔ لیکن کیوں؟ وہ مایا اپنے کہے گئے جملے پر پچھتا رہی تھی۔ بولو بھی۔ جی وہ میں نے شادی کے لیے انکار کر دیا تھا نا، اسی لیے۔ یہ جھوٹ تھا یا سچ وہ نہیں جان سکی، لیکن اسے محسوس ضرور ہوا تھا کہ مظہر کو اس کا انکار اچھا نہیں لگا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اقصیٰ نے گہری سانس لی۔ ویسے تم نے شادی کے لیے رضامندی کیوں ظاہر کی، جبکہ پہلے تو تم راضی نہیں تھی؟ تو ایسا کیا ہو گیا؟ مایا لاجواب ہو گئی۔ وہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آپ بابا سے پوچھ لینا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا۔ اچھا چلو تم کھانا کھا لو۔ اقصیٰ نے محسوس کیا کہ وہ بتانا نہیں چاہتی۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ مایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اقصیٰ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی مایا کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فوراً سے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، اس نے دوسری طرف سے کیے گئے سلام کا جواب دیا۔ تم نے کل کال کیوں نہیں کی؟ آواز کو پہچانتے ہوئے مایا نے پوچھا۔ تم مجھے مس کر رہی تھی؟ فخریہ انداز میں کہا۔ نہیں، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں کرو، میں سن رہا ہوں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ دیکھو تم اس شادی سے انکار کر دو۔ اب تم پوچھو گے تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں بالکل بھی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ میں انوالو رہ چکی ہوں۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم ایک اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری آنے والی زندگی میں کوئی پریشانی آئے یا تمہیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ اپنے آخری جملے پر وہ بڑا پچھتائی تھی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس نے مایا کی کہی گئی ہر بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ مایا کو محسوس ہوا کہ اسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہی، مایا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کچھ لمحے توقف کیا۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اوکے بائے اینڈ آئی لو یو۔ اس نے اس سے پہلے کہ مایا کچھ کہتی دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی۔ مایا نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹک دیا۔ عجیب لڑکا ہے، میری کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوا اس پر۔ مظہر کو تنہا دے کر اس نے کمرے میں جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ صوفے پر بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ آ جاؤ، مظہر نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے مظہر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں بولو۔ مظہر کی نظریں ابھی تک لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ وہ خاموش کھڑی دل کی بات کو زبان پر لانے کے لیے ہمت اور حوصلہ پیدا کر رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بالآخر اس نے کہنا شروع کیا۔ بابا، وہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کامران جھوٹ بول رہا تھا، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مظہر نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر مایا کو دیکھا جو نظریں جھکائے آنکھوں میں ندامت لیے کھڑی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، میری بیٹی ایسی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتی۔
माया ने नज़रें उठाकर अपनी नम आंखों से मंजर को देखा जो मुस्कुरा रहा था। मंजर ने उठकर अपना शफकत भरा हाथ माया के सर पर रखा। जो होना था हो गया, अब भूल जाओ सब, और जो हो रहा है उसे खुश असलूबी से ना सही एहतरामन कबूल कर लो। कबूल है बाबा, कबूल है, उसकी आवाज़ भराई हुई थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, शिकत खुर्दा आवाज़ में उसने कहा। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसका बाप उस पर यकीन करता है। खुशी हुई सुनकर। घर में किसी को भी कामरान के बारे में मत बताना, ख्वामखा सब परेशान हो जाएंगे। माया ने इस बात में सर हिलाया। माया, अगर शादी के बाद तुम्हें कोई परेशानी हुई या तुम्हें लगे कि अब तुम इस शादी को कायम नहीं रख सकती तो यहाँ आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। खुद को कभी भी अकेला मत समझना, मज़ा ने रसानियत से कहा। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अक्सा बेगम, हम बाप बेटी को कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दें? दरवाजे पर खड़ी अक्सा को देखकर वो फ़खरी अंदाज में बोले। माया बेख्तियार मुड़ी। अक्सा ने एक चुभती नज़र मंजर पर डाली और वापस मुड़ गई। हम बाप बेटी को अकेला छोड़ दें? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कोई कहता है क्या? क्या माया मेरी बेटी नहीं है? समझते क्या है खुद को? जलती भुनती वो लाउंज में चली गई। आओ बैठो, सोफ़े की तरफ इशारा किया। दोनों बैठ चुके थे। अम्मी को बुरा लगा होगा। माया ने मुतज़ब्ज़ब मंजर को देखा। अब बंदा बात भी नहीं सब कर सकता क्या? मज़ा ने बेचारगी से कहा तो माया हंस पड़ी। अच्छा ये बताओ, कामरान से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? फेसबुक पर हुई थी। ओहो, फेसबुक, एक तो सारे घटिया मत फेसबुक पर ही क्यों नज़र आते हैं? सॉरी बाबा, वो शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, वो मुस्कुराई। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास है। वो खामोश रही। वैसे फेसबुक पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, मेरे जैसे, फ़खरी अंदाज में कहा। मैंने आज तक किसी औरत को फेसबुक पर तंग नहीं किया होता तो तुम्हारे सामने इस हालत में ना होता। तुम्हारी अम्मी तो मेरी हड्डियां तोड़ देती। अंदाज में मस्खरापन था। माया हंसने लग गई। शादी से पहले तो किया होगा, वो हंसते हुए बोली। नहीं, मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। अलबत्ता यूनिवर्सिटी में एक लड़की से दोस्ती हुई थी, फिर उसकी शादी हो गई और वो कनाडा शिफ्ट हो गई। कुछ लम्हे तवक्कुफ़ किया। अपनी अम्मी को ना बताना, ये ना हो कि तुम्हारी शादी मुझे व्हील चेयर पर बैठकर अटेंड करनी पड़े। नहीं बताती, वो खिलखिला कर हंसी। अच्छा जाओ आराम करो जाकर, मैं भी ज़रा ऑफिस का कुछ काम है कर लूँ। इसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। जायनमाज़ बिछाकर आजिज़ व इंकसारी के साथ बैठ गई। वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। या अल्लाह, तेरी रहमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अपनी रहमत के सदक़े मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, नफसानी ख्वाहिशात से मेरी हिफाजत फरमा, मुझे कभी तन्हा ना छोड़ना। या अल्लाह, मुझे खुद से दूर ना होने देना। मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता करना, उस रास्ते पर जिस पर चलने का तूने हुक्म दिया। बेशक तू रहमान है, रहीम है, बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे अपनी रहमत से महरूम ना रखना। कोई शक नहीं कि तू हर चीज़ से बाखबर है, कोई राज तुझसे पोशीदा नहीं। मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, आमीन। आज उनकी शादी की पहली रात थी। ब्राइडल ड्रेस पहने वो बेड पर बैठी तनकीदी नज़रों से पूरे कमरे का जायज़ा ले रही थी। पूरे कमरे को जलती मोमबत्तियों और मुख्तलिफ फूलों से आरास्ता किया गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंक गई। नज़रें झुकाए वो अपनी उंगलियों को मसल रही थी। वो बहुत नर्वस थी। हादी कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल करने के बाद वो बेड पर आकर बैठ गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने माया को देखते हुए कहा। वो खामोश रही। मुझे यकीन नहीं रहा कि तुम इस वक्त मेरे पास और इतने करीब बैठी हो। हादी ने नरमी से माया का हाथ अपने हाथ में लिया। जेब से एक बॉक्स निकाला जिसमें मौजूद ब्रेसलेट को चांद सितारों से आरास्ता किया गया था। दरमियान में 3.0 सेंटीमीटर के करीब लगा डायमंड उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। हादी ने ब्रेसलेट निकालकर माया को पहनाया। कैसा लगा तुम्हें? वो अब पूछ रहा था। खूबसूरत है। माया ने ब्रेसलेट पर लगे चांद सितारों को देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी कलाई में और भी खूबसूरत लग रहा है। वो खामोश रही। आई लव यू माया। कुछ देर बाद उसने माया के हाथ की पुश्त को चूमते हुए कहा, जिससे माया को अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कितनी मरतबा कहोगे? उसने अपनी बेजारी को छुपाते हुए कहा और हाथ खींच लिया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम पहले भी कई दफ़ा ये मुझसे बोल चुके हो, कभी मैसेज पर तो कभी कॉल पर। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने सर उठाकर हादी को देखा। उसकी आंखों में एक एहसास था जिसे महसूस करने में उसे दिक्कत हो रही थी। वो एहसास से मोहब्बत नहीं था तो फिर क्या था? वो मतवरम आंखों से उसे देख रही थी। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली मरतबा अपने घर में देखा तो पहली नज़र में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। हादी के इस जुमले पर माया बेख्तियार हंसने लग गई। मुझे जहर लगते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमें पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। पहली नज़र में होने वाली मोहब्बत पहली फुर्सत में ही ख़त्म हो जाती है, उसने हंसते हुए कहा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका ये रवैया हादी को अच्छा नहीं लगा।
सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो। वो शर्मिंदा हुई। नहीं इट्स ओके, उसने बुझे हुए अंदाज में कहा। कमरे में कुछ देर की खामोशी छा गई। खामोशी के इस वक्फे को तोड़ने वाला हादी था। वलीमे के बाद हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। इस्लामाबाद क्यों? वो चौंकी। इस्लामाबाद में हमारी जो कंपनी है वो मेरे अंडर कंट्रोल है इसलिए। और अंकल आंटी क्या वो भी हमारे साथ जाएंगे? नहीं, इस्लामाबाद कामरान। वो अब डर रही थी कि कहीं जाने अनजाने में उसकी मुलाकात कामरान से होगी तो वो क्या करेगी। क्या जाना ज़रूरी है? हाँ, लेकिन शादी से पहले तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की। अंकल मज़हर जानते हैं कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने कभी पूछा ही नहीं। वो खामोश होगी। कहती भी क्या कि उसे उसकी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम इस्लामाबाद क्यों नहीं जाना चाहती। माया को एकदम झटका लगा। वो अभी याद कर रही थी कि उसने कामरान के बारे में उसे कब बताया, और अगर बताया भी था तो कम से कम ये तो नहीं बताया होगा कि वो इस्लामाबाद रहता है। तुम अंकल आंटी फुरकान और सिद्रा की वजह से नहीं जाना चाहती हो ना? माया ने फक चेहरे से उसे देखा और फिर गहरी सांस ली। तुम फिक्र ना करो, हम अक्सर उनसे मिलने आया करेंगे और वो भी तो आएंगे हमसे मिलने के लिए। वो साथ बैठी उसे देख रही थी, फिर एकदम उठ खड़ी हुई। मैं ज़रा कपड़े चेंज कर लूँ, बहुत उलझन हो रही है इन कपड़ों में, हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए वो बाथरूम की जानिब बढ़ी। हादी का दिल डूब गया। शादी की पहली रात ख़राब हो गई थी। पता नहीं लड़कियां कैसे इतने भारी भरकम लिबास पहन लेती हैं। बाथरूम जाते हुए वो बड़बड़ाई थी। आईने के सामने खड़ी वो खाली अलजैनी से अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी कि हादी कमरे में दाखिल हुआ। उसने हादी को देखा और ना ही उसके आने की आहट को महसूस किया। वो अब उसके पीछे खड़ा था। क्या सोच रही हो? अपने दोनों हाथ माया के कंधों पर रखते हुए हादी ने उसे खुद से लगाया। वो बेख्तियार पीछे मुड़ी और हादी को देखा। वो सहमी हुई थी। क्या हुआ? हादी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं कुछ नहीं, कहते हुए वो बेड पर आकर बैठ गई। तुम डर क्यों गई? जैसे किसी भूत को देख लिया हो। हाँ भूत देख लिया, उसने सोचा मगर कहा नहीं। तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या? वो हैरान हुआ। मुझे छूना? मेरा मतलब है कि तुम्हें झिझक महसूस नहीं होती जब तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचते हो? वो अब अपने सवाल पर पछता रही थी। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें छू सकता हूँ। वो लाजवाब हो गई। यकीनन वो उससे छू सकता था क्योंकि वो उसका शौहर था। माया के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि वो अब शादीशुदा है और एक शख्स जो उसका शौहर है उस पर इख्तियार रखता है। मर्दों से उसकी ये बेइतनाई और झिझक उसके लिए नई थी क्योंकि वो पहले वाली माया नहीं रही थी। उसके लिए किसी भी मर्द, ख्वाह वो महरम हो या ना महरम, का उसे छूना माजी की कोताहियों को दोहराने के बराबर था। देखो तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे फासला रखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो मुस्कुरा कर बोली। हादी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। कमरे में कुछ देर की खामोशी छा गई। मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। बुझे हुए अंदाज में कहा। ठीक है। वो खुशी के मारे उठी, अलमारी की तरफ दौड़ी, अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो? हादी ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा। हिजाब कैप ढूंढ रही हूँ। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। अच्छा। वो कुछ लम्हे के लिए रुका। वैसे तुमने हिजाब करना कब से शुरू किया? पहले तो नहीं करती थी। तुम्हारी ड्रेसिंग में काफ़ी तब्दीली आ गई है। 8 महीने पहले, कहते हुए वो आईने के सामने जा खड़ी हो गई। वो भी हिजाब कर रही थी। कोई ख़ास वजह? हादी कहते हुए उसके पास आया। मैं ऐसे खुद को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तो क्या पहले नहीं करती थी? वो हिजाब करते रुकी। तुम्हें मेरे हिजाब से कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने कदरे खुफगी से कहा। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहते कहते रुका। लेकिन क्या? वो मज़ीद नाराज़ हुई। कुछ नहीं। हादी सोफे पर बैठ गया। वो हिजाब करने में मसरूफ़ हो गई। मैं तो बताना ही भूल गया, आज शाम 4 बजे की फ़्लाइट है। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। क्या? उसने चौंक कर हादी को देखा। वो हिजाब कर चुकी थी। क्या हम कुछ दिन और नहीं रुक सकते यहाँ? नहीं, हम 1 हफ्ते से यहाँ हैं। मुझे काम भी देखना है, वरना कंपनी को नुकसान हो सकता है। तुम्हारी फरमाइश पर हम 1 हफ्ता रुके थे तो। वो खामोश हो गई। हादी ने महसूस किया कि वो बुरा मान गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। माया अलमारी से चादर निकाल रही थी कि हादी उसके पास आया। सॉरी माया, लेकिन हमारा जाना ज़रूरी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तुम नाराज़ तो नहीं होना? नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। पक्की बात है? हाँ हाँ, पक्की बात है। अब चलिए अम्मी के घर। हाँ चलो।